Welcome to the all-new Divots podcast, where we dive deep into the stories that matter. हेलो नमस्कार, वेलकम टू दिवित पॉडकास्ट। हमारा पहले एपिसोड में हमारे पहले गेस्ट हैं मिस्टर नाहिद खान जी। हमारे शहर के इंडिया टीवी के रिपोर्टर भी हैं और एक अच्छी पोस्ट पे हैं और समथिंग एक कुछ और भी इनको कुछ मिला हुआ है सरकार की तरफ से। आई डोंट नो, अभी पूछते हैं और जानते हैं इनकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। तो सर, पहले तो कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं और आपने हमें बुलाया, इसमें आपका बहुत बहुत आभार कि आपने अपने पॉडकास्ट में मुझे पहले स्थान पर जगह दी और कोशिश होगी कि आप और ज़्यादा बेहतर ढंग से काम कर पाएँ। थैंक यू सो मच। तो कैसे जर्नी स्टार्ट करी और सरकार की तरफ से क्या मिला हुआ है, प्लीज़ बताइए। नहीं, सरकार की तरफ से कुछ मिला नहीं है। एक मानता पर आप पत्रकार होते हैं तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का मैं जिला संवाददाता हूँ। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया से मुझे मान्यता प्राप्त है और मान्यता प्राप्त होने के लिए जब आप काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाते हैं तो मान्यता मिलती है। और दूसरा, आपके इस सवाल में दूसरा सवाल था कि इसकी जर्नी कैसे शुरू की। तो इसकी जर्नी की शुरुआत मेरी स्टूडेंट लाइफ से हुई। तो उन दिनों हम लाइब्रेरी में जाते थे, लाइब्रेरी में अखबार पढ़ते थे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का युग नहीं था। तो उसमें होता था कि किस तरह से खबरें लिखी जाती हैं। तो उत्सुकता पैदा हुई, छोटे से बालक थे और मेरी पत्रकारिता की जर्नी 16-17 साल की उम्र से शुरू हुई थी, जो बहुत छोटी उम्र होती है। तो फिर लिखने की एक लालसा पैदा हुई। तो पहले हम लोग लिखते रहे, लेकिन उसका छपने का कोई माध्यम नहीं था। तो उसी बीच एक शहर में हमारे एक बहुत अच्छे पत्रकार हसीन खान, जो आज नहीं है हमारे बीच, तो उनसे मैंने बात की। तो मैंने कहा कि ये खबरें हम कैसे छपवा सकते हैं, हम कहानी भी लिखते हैं और चीज़ें भी लिखते हैं, तो हम इसको कैसे छपवा सकते हैं। तो उन्होंने कहा इसके लिए आपको जुड़ना पड़ता है, किसी से संवाददाता बनना पड़ता है और उसके लिए प्रयास करो आप। तो उसी बीच एक गुप्त काशी चमोली से एक छोटा सा अखबार निकलता था, वीकली अखबार था। मैंने उनको पोस्ट कार्ड लिखा और उनसे इच्छा जाहिर की कि मैं संवाददाता बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने, सेमवाल जी थे उसके संपादक, पहला संवाददाता मुझे उन्होंने, उस समय नैनीताल ज़िला होता था, उधम सिंह नगर ज़िला होता नहीं था, तो मुझे उन्होंने संवाददाता नियुक्त किया। तो उनको भी लगा कि छोटा सा ये कम उम्र का लड़का है और ये पत्रकारिता जैसे क्षेत्र में आके क्या करेगा, कैसा लिखेगा। तो उन्होंने मुझे बड़ा प्रोत्साहित किया। उनकी कई चिट्ठियाँ आज भी मेरे पास हैं जिन्हें मैंने सहेज के रखा है। उन्होंने एक मार्ग प्रशस्त किया मेरा और उन्होंने बताया कि पत्रकारिता कैसे की जाती है। उसके बाद शुरुआत हुई मेरी और उसी कम उम्र की पत्रकारिता में मैंने ब्लिट्स अखबार आता था मुंबई से, ब्लिट्स अखबार में लिखा, करंट अखबार में लिखा। उसमें यहाँ की खबरें, यहाँ की गतिविधियाँ, वो सारी खबरें जाती थी, वहाँ छपती थी, खुशी होती थी। उसके बाद ये दायरा विस्तृत होता चला गया और लगभग काफ़ी अखबारों में मैं जुड़ता चला गया। प्रिंट मीडिया में नवभारत टाइम्स में रहा मैं 10 साल तक। नवभारत टाइम्स बहुत बड़ा अखबार था। तो उस समय अखबार, जो लोकल अखबार थे, अमर उजाला, जागरण, विश्वमानव, तो ये अखबार तो मॉर्निंग आ जाते थे, लेकिन दिल्ली के जो अखबार थे वो दोपहर को आते थे। लेकिन टेस्ट था कि दिल्ली की अखबार में, बड़े अखबार में खबर छपना और राष्ट्रीय स्तर पर खबर छपना, उसका एक अलग महत्व होता था। तो उसलिए जो भी कारवां चलता चला गया, लगातार फिर पत्रिकाओं में लिखा। फिर मैंने अपराध कथाएं लिखी, मनोहर कहानियाँ, नूतन कहानियाँ उन दिनों चलती थी, सत्य कथा चलती थी, तो उनमें कहानियाँ लिखी मैंने, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन स्टोरियाँ लिखी मैंने। तो वो धीरे धीरे सब चीज़ें बढ़ती चली गई और उसके बाद ये कारवां आज तक जारी है। इतना अरसा हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि पत्रकारिता आसान काम नहीं है। बिल्कुल। जिस तरह से आज उसको पत्रकारिता को लिया जाता है, हकीकत में पत्रकारिता एक किसी को न्याय दिलाने, किसी की आवाज़ बनने का काम।
लेकिन आज पत्रकारिता के मापदंड बदल गए हैं, सारी चीज़ें बदल गई हैं और पत्रकारिता को लोग मिसयूज कर रहे हैं। उससे इस पेशे में काफ़ी, सबको तो नहीं कहूँगा, लेकिन काफ़ी ऐसे लोग भी आ गए हैं जो अपराधी तत्व हैं, गलत धंधे करते हैं और पत्रकारिता का लवादा ओढ़कर अपने आप को बचाव करते हैं। तो यही पत्रकारिता के लिए खतरनाक हो रहा है। तो आज कितने साल हो गए आपको इस इंडस्ट्री में? मैं लगा लीजिए सन 80 से लगातार मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ। और उसके बाद मैंने एक अखबार निकालते थे हम, कुमाऊं एक्सप्रेस, एक अखबार निकाला। उसके बाद एक अखबार जो स्वर्गीय मंत्री प्रेम प्रकाश सिंह थे, एक उनका अखबार का संपादक मैंने किया, वह समाचार। और उसके साथ जो शोएब इलियासी का एक क्राइम शो आता था, जी टीवी पे आता था, बाद में इंडिया टीवी पे भी आया, इंडियाज़ मोस्ट वांटेड। तो उसके लिए मैं यहाँ नाटकीय रूपांतर और संपादन करता था। तो जो अपराध के खिलाफ एक जंग में, एक मुहिम में, बड़ी मुहिम में भी मैं एक साथ रहा। और इंडियाज़ मोस्ट वांटेड चूँकि बहुत चर्चित क्राइम शो था और पहला क्राइम शो था, तो उसको मुझे करने का मौका मिला। उसका नाटकीय रूपांतर संपादन किया मैंने, डायरेक्शन किया। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी फ़ख्र की बात है। बिल्कुल। तो जैसे कि आपने बताया कि जो आजकल हम न्यूज़ चैनल्स में देख रहे हैं, तो सुनने में आता है कि न्यूज़ चैनल्स बिकाऊ हैं, ऐसा कुछ है क्या? कि कुछ न्यूज़ चैनल्स हैं जो बीजेपी, कुछ न्यूज़ चैनल्स हैं जो कांग्रेस, कुछ हैं तो कुछ तो चैनल्स क्या बिकाऊ है या फिर न्यूज़ बिकाऊ है, क्या चल रहा है? एक्चुअली हो क्या रहा है कि आज सारे लोग पत्रकारों पर आरोप लगाना, उन पे संस्थान पे आरोप लगाना, मैं उसको उचित नहीं मानता। होता क्या है कि जितने भी ये जो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल हैं, सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी अलग है। अब वो बात अलग है, कुछ कांग्रेस की विचारधारा के एंकर हो सकते हैं, कुछ बीजेपी विचारधारा के एंकर हो सकते हैं। तो वो तो हम कह सकते हैं क्योंकि चैनल की एक अपनी अलग विचारधारा होती है। और जो वास्तव में, हाँ ये ज़रूर है कि बहुत एक तरफा कुछ खबरें दिखा दे रहे हैं। हाँ। और जिससे पत्रकारिता का बड़ा एक जो सम्मान था वो समाप्त होता जा रहा है। दो बहुत बड़े चैनल हैं अपने, दो क्या इनफैक्ट 4-5 बड़े चैनल हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, बट आप किसी भी टाइम पे अगर आप देखेंगे, मॉर्निंग में, इवनिंग में, दोपहर का टाइम छोड़ के, तो उस पे या तो बीजेपी ही चल रहा है एंड दूसरे चैनल पे सिर्फ कांग्रेस ही चल रहा है। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि सरकार ठीक है बट न्यूज़ चैनल्स उनको भड़का रहे हैं या फिर। होता क्या है, एक्चुअली पहले होता था प्रिंट मीडिया, अब चूंकि 24 घंटे का चैनल है और समय भी उसको पूरा वो करना है कि 24 घंटे में हम क्या परोसें दर्शक को, जो दर्शक पसंद करें। दर्शक को जो पसंद आता है तो चैनल के जो एडिटर होते हैं, कोशिश होती है कि वो उस एजेंडे पे काम करें। अब वो अलग चीज़ है कि पहले जैसे अखबार थे तो अखबारों में छपा तो लोग उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। चूँकि हमारा सारा फोकस हो गया है कि इस समय हम लगातार टीवी से चिपके हैं, सोशल मीडिया से चिपके हैं, तो हमें लगता है कि वो खबरें दिखा रहे हैं। वो ज़रूर हो सकता है कि चूँकि वहाँ से सरकारी विज्ञापन मिलते हैं, सरकारी मदद मिलती है, तो कुछ एक थोड़ा बहुत तो चलता है, लेकिन कुछ एक पक्षी भी करते हैं जैसे आरोप लगते हैं, तो वो वैसे पत्रकारिता मैं समझता हूँ कि गलत है। क्योंकि पत्रकारिता में सबसे बड़ी चीज़ होती है, कोई भड़काऊ खबरें नहीं आनी चाहिए, कोई समाज में विघटन करने वाली खबरें नहीं आनी चाहिए, जो इसको आज रोकथाम नहीं हो पा रही है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसके लिए प्रेस एक्ट है। प्रेस एक्ट में सीधे सीधे प्रावधान है कि कोई भी जाति सूचक, धार्मिक या कोई भी ऐसी खबर को नहीं दिखाया जाना चाहिए। लेकिन आज हो ये रहा है कि कोई भी उन नियमों का पालन नहीं कर रहा है। बहुत इक्का दुक्का लोग ऐसे हैं जो उसका पालन कर रहे हैं। उसको लेके क्या होता है कि एक लोगों के दिमाग में एक भ्रम बन गया है कि ये इनको आज़ादी, मतलब जिसे बोलते हैं हमारी पत्रकारिता की आज़ादी, वो बहुत ज़्यादा आज़ाद हो गया है। जबकि इस पर अंकुश लगना बहुत ज़रूरी है कि हम समाज में विघटन पैदा करेंगे, समाज में दुराव पैदा करेंगे, नफरत पैदा करेंगे, तो ये समाज के लिए अच्छा नहीं है, देश के लिए अच्छा नहीं है। आप एक पार्टी के लिए भले ही अच्छा हो सकता है,
कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो या अदर पार्टी हो, वो सोचती है कि मेरी विचारधारा है, मेरी विचारधारा की बात आ रही है, लेकिन ऐसी खबरों से बचना चाहिए, ये मेरा निजी मानना है। क्योंकि चैनल जो है उनके मालिक लोग होते हैं, संपादक होते हैं, अब मालिक के निर्देश पे काम करना है उसने, संपादक तो अपने उससे कुछ कर नहीं सकता। पहले होता था संपादक को आज़ादी रहती थी, संपादक जो होता था अपनी आज़ादी से करता था, कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। आज हाँ, ये कह सकते हैं कि राजनीतिक हस्तक्षेप ज़्यादा हो गया है और वो चीज़ जो संपादक दिखाना भी चाहता दिखा नहीं पा रहा है। तो ये ज़रूर है कि इसमें बदलाव होना चाहिए और तो सरकार के स्तर पर भी ऐसा उस पर अंकुश लगना चाहिए कि जो इस तरह की नफरत परोसने वाली खबरें हैं, जो समाज में विघटन करने वाली खबरें हैं, उन पर रोक लगे, तभी मतलब हमारा देश आगे बढ़ सकता है, तरक्की कर सकता है। तो जैसे कि आजकल देखने को मिल रहा है कि जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, तो इसमें भी लोग अपनी न्यूज़ दे रहे हैं। लाइक मुझे नहीं पता कि उनके पास रिपोर्टर कार्ड है नहीं है या वो प्रोफेशनल्स हैं नहीं है, बट उस पर भी वो लोग अपनी न्यूज़ दे रहे हैं। तो क्या जो ट्रेडिशनल जर्नलिज्म है उसके लिए ये खतरा है या क्या है, या उसका कोई इम्पैक्ट इस पर आ रहा है, क्या क्या चल रहा है? सर, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो राष्ट्रीय मीडिया पे नहीं आ पाती हैं और वो सोशल मीडिया पे आती है। और इन दिनों जितने बड़े बड़े जो संपादक हुआ करते थे बड़े न्यूज़ चैनलों में, वो सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं और उनकी चूंकि वो खबरें बिल्कुल अलग खबरें होती हैं, जो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल से होती है डिफरेंट होती हैं। बहुत सी खबरें राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल पर नहीं आ पाती हैं, लेकिन जो वो खबरें देते हैं वो विश्वसनीय होती हैं और लोग उन पर विश्वास करते हैं। तो उसी को लेकर एक ट्रेंड बन गया है। काफ़ी लोग इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर खबरें बना रहे हैं, लेकिन हमें ये देखना होगा कि विश्वसनीय खबरें कौन दे रहा है। क्योंकि होता है ना कि जो खबरों के स्रोत होते हैं उसका सही से आकलन करना ज़रूरी होता है। कई बार हमारे स्रोत जो होते हैं गलत सूत्र हैं और गलत खबर आ गई और हमने उसको ब्रॉडकास्ट कर दिया, तो उससे क्या होता है, एक गलत मैसेज आता है। तो आजकल हो ये रहा है कि काफ़ी ऐसी खबरें चली जाती हैं सोशल मीडिया पर जिसको लेके सोशल मीडिया निशाने पर है, और जहाँ कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं तो उसको लेके तारीफ भी होती है सोशल मीडिया की। तो सोशल मीडिया का भी एक ऐसा वो होना चाहिए, ऐसा सेंसर होना चाहिए जो खबरें छन कर जाए और जो अथॉरिटी खबरें हों, जो वास्तविक खबरें हों, वो खबरें जाएं। उस पर कोई आपत्ति नहीं किसी को, खबरें जानी चाहिए। लेकिन क्या है कि जो खबरों के साथ जो काफ़ी लोग ऐसे लोग जुड़ गए हैं जिनको कोई खबरों के बारे में जानकारी नहीं है, जिनके कोई पुख्ता सूत्र नहीं है और अपुष्ट खबरें जो चला देते हैं, उससे समाज में नुकसान होता है। भले उनके व्यूज़ बढ़ते हों, उनको निजी लाभ होता हो, लेकिन वो बेहतर नहीं है और पत्रकारिता के लिए तो खासतौर पर बिल्कुल बेहतर नहीं है। पत्रकारिता में अगर आना है ऐसे लोगों को तो पहले पत्रकारिता की ख़ा सीखनी होगी, एक मुकम्मल ट्रेनिंग लेनी होगी, उसके बाद आप खबरें लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आप बिना पुष्ट किए ऐसी खबरें चलाते हैं तो ये गलत होता है। काफ़ी बार पुलिस इस पर एक्शन भी लेती है। तो लेकिन क्या होता है कि हमारा आज़ाद देश है और पत्रकारिता को चौथा स्तंभ कहा जाता है, तो स्वतंत्रता के नाम पर काफ़ी कुछ गलत हो रहा है, तो इसका विरोध भी होना चाहिए। जो सही बात है उसकी तारीफ भी होनी चाहिए। ओके। तो जैसे सुनने में आया था कि आप एक और इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं जिसे हम बोलते हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, तो उसमें आना कैसे रहा आपका? क्या ऐसे एंट्री लिया आपने, सीधा इधर से उधर आना? एक दोनों डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं और स्टार्टिंग कैसे हुई ये बताइए एक बार। दरअसल ये एक बहुत लंबी कहानी है, इसके लिए तो बहुत अलग से आपको एक अलग से एपिसोड में बात करनी पड़ेगी, लेकिन छोटा सा संक्षेप में बता देता हूँ कि जब हम छोटे थे काफ़ी, तो हम लोग मुंबई चले गए थे और मुंबई चले गए तो ये लालसा थी कि मुंबई देखेंगे, महानगर इतना बड़ा महानगरी है जहाँ फिल्में बनती हैं। तो वहाँ जाकर हम लोग काफ़ी स्टूडियो में गए, क्योंकि स्टूडियो में प्रवेश आसानी से नहीं होता था। तो उसी बीच लिखने की शुरुआत तो शुरू से थी मेरी। तो उसी बीच
शूटिंग के दौरान तो कई ऐसे हमें डायरेक्टर मिले जिनसे हमारी बात हुई, तो हमें लगा कि हम भी कुछ कर सकते हैं, तो वहाँ धीरे धीरे जुड़ाव होता चला गया। और उसके बाद यहाँ हमने एक लेडी डकैत फिल्म शूट की थी हमने 1999 में, जिसकी शूटिंग यहाँ रुद्रपुर में की थी हमने, किच्छा में की थी, अमृतपुर हल्द्वानी में की थी। तो एक पूरा वहाँ से हम एक यूनिट लेके आए थे और उसके बाद लगातार मुंबई से संपर्क बना हुआ है। और जो भी फिल्में बनती हैं, किसी में असिस्टेंट डायरेक्टर, किसी में लाइन प्रोड्यूसर, किसी में प्रोडक्शन मैनेजर, किसी में एक्टर, किसी न किसी रूप में जुड़े रहते हैं हम लोग। और कई फिल्मों में रोल भी किया मैंने। लेडी डकैत फिल्म में मैंने मोहन जोशी एक्टर के साथ पंडित का किरदार निभाया था। और एक दूरदर्शन के एक सीरियल में रज़ा मुराद जी के साथ रोल किया है मैंने। और भी मैंने काफ़ी काम किए हैं। अभी एक लेटेस्ट मेरा एक गाना आ रहा है जो लव सॉन्ग है मेरा, महकी फिजा, बहुत जल्दी रिलीज़ होगा और आपको देखने को मिलेगा। तो ये इसकी शुरुआत है और अभी भी कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। तो ये महकी फिजा जो सॉन्ग है जो अभी रिसेंटली रिलीज होने वाला है, तो ये कहाँ पे मिलेगा हमें सुनने को? ये आपको यूट्यूब पे मिलेगा और कोशिश हम किसी OTT प्लेटफॉर्म पे भी चला जाए। तो उसके अलावा और भी कोशिश करते हैं कि किन प्लेटफॉर्म पे जा सकता है वो। अभी एडिटिंग पे है, सारी एडिटिंग हो जाए, रिलीज़ हो जाए। और इसको जो हमारे प्रोड्यूस किया है साज प्रोडक्शन ने किया है, और परवीन अरोड़ा, आतिश अरोड़ा इसके प्रोड्यूसर हैं। और जो एक्टर्स हैं वो भी यहीं लोकल के हैं। और हमारे साथ जो कोऑर्डिनेट किया है वो हिमांशु तिवारी हैं जो हल्द्वानी के हैं। और DOP हैं यहीं रुद्रपुर के हैं, सुहेल आलम, उन्होंने किया है। रमज़ा खान इसमें एक्टर हैं। और उनके साथ आतिश अरोड़ा, जज अरोड़ा एक्टिंग की है उन्होंने। अब देखना है दर्शक कितना पसंद करते हैं, और क्योंकि सारा प्यार दर्शकों पे है कि हमारे इस गाने को कितना पसंद करते हैं। ऑल द बेस्ट है आपके अपकमिंग सॉन्ग के लिए। और थैंक यू सो मच हमें इतना सब कुछ बताने के लिए जर्नलिज्म के बारे में। और आपके साथ एक एपिसोड और हमें शूट करना पड़ेगा जिसमें आप बताओगे फिल्म इंडस्ट्री के बारे में आपने कैसे एंट्री ली। और जैसे आपने बताया काफ़ी लंबी स्टोरी है, तो सेकंड एपिसोड में भी एक बार आप बैठेंगे आपके साथ, एक शेड्यूल करते हैं कब आप फ्री हो उसके हिसाब से। थैंक यू सो मच हमारे एपिसोड बनाने के लिए। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहूँगा डेविड पॉडकास्ट का जो है वो आगे ये कारवा चलता रहे और आप अच्छे अच्छे सक्सेसों से मुलाकात कराते रहे। इन शुभकामनाओं के साथ। थैंक यू सो मच। गाइस सब्सक्राइब करना मत भूलना।